हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। जैसा मैंने बताया था, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर मैपिंग का कोर रिलेशन मैट्रिसेस के साथ में। तो देखो, बोर्ड में मैंने बहुत मेहनत से बहुत टाइम लेकर के इसको लिखा है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैंने एक बार में लिख दिया। इसको क्या करो, मैं साइड हट जाता हूँ, थोड़ा पॉज करो वीडियो और इसको छाप लेना, ठीक है। इसको छाप लोगे, उसके बाद फिर आप अच्छे से नोट कर लेना। ये अच्छे से स्नैपशॉट लो और नोट करो। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें आसान है, बहुत ही आसान है, डरने का बात बिल्कुल भी नहीं है। देखने में लग रहा है कि काफ़ी बहुत सब कुछ है, एक एक करके बताते हैं और समझते हैं। कंसिडर ए बेसिस। बेसिस क्या होता है जानते हो? बता चुके हैं हम ऑलरेडी बेसिस। तो वही बेसिस को कंसिडर करो। कंसिडर अ बेसिस एस, और जनरली हम लोग जो नॉर्मल बेसिस होता है उसको हम एस से शो करते हैं, और जो आपका यूजुअल बेसिस होता है उसको किससे शो करते हैं? कैपिटल ई से शो करते हैं, याद है ना। तो जब भी कोई भी मान लो अगर बेसिस मेंशन नहीं है तो हम लोग यूजुअल बेसिस लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर कुछ भी अगर बेसिस आपको बोल दिया तो उसको लेकर सॉल्व करते हैं। डिपेंड करता है आपको किसके रेस्पेक्ट में क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एक बेसिस कंसिडर करिए कैपिटल एस नाम का, और इसके अंदर ये सब क्या है? u1, u2, u3 डॉट 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 un। बेसिस मतलब सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स, वैसे वेक्टर्स जिसके हेल्प से किसी भी वेक्टर को आप स्पैन करके पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करके आप लिख सकते हो, है ना। बेसिस का मतलब ये फंडामेंटल तो हम ये लोग यही सीखे हैं। तो एक बेसिस है एस जिसके अंदर है वेक्टर्स u1, u2, u3 डॉट 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 un। तो कोई भी वेक्टर को इसके टर्म्स में आप लिख सकते हो। तो कंसिडर अ बेसिस एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड के। मुझे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट बोलते बोलते ना मैं अगले जन्म में भी ये स्टेटमेंट बोलना शुरू कर दूंगा। कंसिडर अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के, ओवर अ फील्ड के, ओवर अ फील्ड के। आपको पता है कि कोई भी वेक्टर स्पेस अगर बनाते हो तो हमेशा वो फील्ड पे होता है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, हमेशा ही रहेगा। आपको भी ये स्टेटमेंट मेरे साथ बोलते बोलते लिखते लिखते याद हो ही गया होगा। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो चिपका ही देना, ये लाइन चिपका ही देना, फेवरेट लाइन है। कंसिडर अ बेसिस बी u1, u2 डॉट 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 un ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के। समझ में? फॉर एनी वेक्टर स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, सपोज v is equal to a1 u1 plus a2 u2 plus an plus dot 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 an vn an un। अब बेसिस आपको पता चल गया कि u1 से लेकर के un बेसिस है, और कोई भी वेक्टर सपोज v है वेक्टर स्पेस का, तो उस वेक्टर को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, करते ही हुए आ रहे हैं। तो मैंने वही माना कि कोई वेक्टर v है, इसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख दिया। अगर ऐसी बात है तो जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है इस वेक्टर v का रिलेटिव टू s, मतलब उसको कैसे शो करते हैं? स्मॉल v देंगे, या जो वेक्टर आपका है वो लिखेंगे, डब्बा में डालेंगे मतलब बिग ब्रैकेट देंगे, सबस्क्रिप्ट में s लिखेंगे। s मतलब ये वाला बेसिस, और इसका मतलब होता है कि आप कोएफिशिएंट्स लिख रहे हैं इस वेक्टर्स का, a1, a2 डॉट 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 an, और उसका ट्रांसपोज करते रहे। कोऑर्डिनेट वेक्टर भी हम लोग काफी अच्छी तरह से सीख चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन वही है कि कोऑर्डिनेट वेक्टर को किसके टर्म्स में लिखना पड़ता है? हम लोग कॉलम्स के टर्म्स में लिखते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है रो और उसका ट्रांसपोज मतलब एक वर्टिकल कॉलम बन गया, ठीक है ना। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि एक बेसिस को कंसिडर करिए किसमें? वेक्टर स्पेस में ओवर अ फील्ड के। कोई भी वेक्टर है वेक्टर स्पेस का, उसको मैंने इस लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखा। और ये सब जो स्केलर्स आपने उठाया है वो कहां से उठाया है? वो वही स्केलर उठाया है जो फील्ड में है, जमीन से आपने किसी नंबर्स को उठा लिया और आपने लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखा। तो जब भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखोगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। यहां तक भी हम लोग सीखे हुए हैं, बस वह रिपीटेशन है। अब सुनो, कोऑर्डिनेट वेक्टर इज एज्यूम्ड टू बी अ कॉलम वेक्टर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है ना, ये हमेशा हमेशा बाय डिफॉल्ट कॉलम के टर्म्स में ही लिखा जा सकता है।
अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आप इसको कॉलम वेक्टर्स के टर्म्स में ही कंसिडर करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में बोल दिया कि दिस यू हैव टू टेक दिस रो, तब तो आप रो लेना पड़ेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर को हम लोग जनरली कॉलम्स के टर्म्स में लिखते हैं। यहां तक समझ में आया? रिकॉल, याद करिए क्या मैपिंग जो मैंने आपको बताया था, वेक्टर है और एक बार्ड एरो होता है कोऑर्डिनेट वेक्टर, मतलब आपने इनपुट दिया वेक्टर को और आउटपुट में मिला आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द बेसिस एस। डिटरमिन्ड बाय द बेसिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन v एंड k टू द पावर n। मतलब ये वाला जो मैपिंग है ना, ये क्या है, इज आइसोमॉर्फिज्म बता देता है किसके बीच में, वेक्टर स्पेस v में और n डायमेंशनल स्केलर फील्ड में, ठीक है। ये जो मैपिंग है जिसमें आप इनपुट वेक्टर को देते हो और आउटपुट आपको वेक्टर कोऑर्डिनेट वेक्टर मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, ये डिटरमिन्ड बाय द बेसिस, जो आप बेसिस से निकालते हो, इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन v एंड kn। इतना पता है कि ये वाला जो मैपिंग है ये आइसोमॉर्फिज्म है किसका, वेक्टर स्पेस का और kn का, ठीक है। नाउ वी विल लर्न, यहां तक हम जानते थे, यहां तक हमको पता था। अब नया क्या सीखने वाले हैं, ये सब सीखने वाले हैं। पहला चीज, देयर इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म डिटरमिन्ड बाय द बेसिस एस बिटवीन algebra AV of linear operators on V and algebra M of n square matrices over K। जैसे ये मैंने बताया कि ये V और Kn के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है, उसी तरह से ये जो आपने बेसिस में से आपने ये आपका जो S बेसिस है, तो ये क्या करता है, ये आइसोमॉर्फिज्म बता देता है अलजेब्रा एवी ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स और साथ ही साथ एन स्क्वायर मैट्रिसेस कहां डिफाइन करते हैं, ओवर के, है ना, और लीनियर मैट्रिसेस किस पे करते हैं, वी पे। तो इस दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म हम लोग देखने वाले हैं, किसके बीच में, लीनियर ऑपरेटर्स ऑन वी और दूसरा एम ऑफ अलजेब्रा एम ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर की, इस दोनों के बीच में हम लोग आइसोमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। दूसरा चीज, एवरी लीनियर मैपिंग विल कोरेस्पॉन्ड टू एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिन्ड बाय द बेसिस। तो कोई भी लीनियर मैपिंग है ना, वो जनरली आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एन स्क्वायर मैट्रिक्स में आप उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो एवरी लीनियर मैपिंग वो कोरेस्पॉन्ड करेगा टू एन स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो कैसे निकालोगे, डिटरमाइंड बाय द बेसिस, बेसिस के हेल्प से आप स्क्वायर मैट्रिक्स बना लोगे, ठीक है। तीसरा चीज पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चेंजेस व्हेन वी चूज अनदर बेसिस। बेसिस बदलोगे तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगा। समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि आइसोमॉर्फिज्म किसके बीच में, लीनियर ऑपरेटर और एन स्क्वायर मैट्रिक्स के बीच में। दूसरा चीज हम लोग ये भी देखेंगे कि हर जो लीनियर मैपिंग होता है वो कोरेस्पॉन्ड कर देता है एन स्क्वायर मैट्रिक्स के। और तीसरा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है जब भी आपका बेसिस चेंज होता है, राइट। अब देखो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर और ये इसके बीच में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लीनियर ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं कि कोई भी अगर लीनियर ऑपरेटर है तो उसको आप कैसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। लेट कैपिटल T बी अ लीनियर ऑपरेटर, और ऑपरेटर बोलिए या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए, दोनों सिनोनिमस है मैथमेटिक्स में या इस लीनियर अलजेब्रा में। आपको ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर जहां बोला है या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो लेट कैपिटल T बी अ लीनियर ऑपरेटर और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V इनटू इटसेल्फ। अब लीनियर ऑपरेटर हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हैं कि खुद का खुद पे, तो यहां पे वेक्टर स्पेस का मैपिंग करना है किसके ऊपर, खुद पे, इटसेल्फ। एंड सपोज S इज इक्वल टू U1 U2 डॉट 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 UN इज अ बेसिस ऑफ V। ये मैंने दो चीज अज्यूम किया हुआ है। पहला ये कि माना है कि कोई एक लीनियर ऑपरेटर है या ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैपिंग कर रहा है खुद का खुद पे, एक वेक्टर स्पेस है, खुद पे ही मैपिंग कर रहा है, और उसमें एक बेसिस मैंने कंसिडर किया है S, जिसको इस तरह से लिखा गया है U1 से लेकर के UN तक। ये एक बेसिस है उसी वेक्टर स्पेस का, समझ में आया। नाउ
T of u1, T of u2, T of un are vectors in V. So each is a linear combination of vectors in the basis of S. बेसिस क्या करता है? बेसिस का काम ही है कि कोई भी वेक्टर आप वेक्टर स्पेस का आप उठा लीजिए, उस वेक्टर को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में आप लिख सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, ये सब बेसिस उठा लिए। इस सब बेसिस को उठाने के बाद कुछ स्केलर्स उठा लिए जमीन से। स्केलर्स मतलब जो आपका जमीन से नंबर्स हैं, फ्लोर पे आपको जो नंबर्स हैं वो सब उठा लिए। वेक्टर हवा में है तो वेक्टर्स उठा लिए, नीचे से जमीन उठा, मतलब जमीन से आप ये गुल्ली उठा लिए या कोई नंबर्स उठा लिए और उसका आप कर दिए हो ऑपरेशन। क्या? अरे दो ही चीज होता है ना, वे लीनियर अलजेब्रा में सीखे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन। तो यहां पे देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, साथ में वेक्टर का एडिशन हो रहा है। यही तो है फंडामेंटल रूल। तो कोई भी बेसिस आपने उठाया और सारे बेसिस के टर्म्स में आपने किसी भी वेक्टर को लिख डाला इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैंने कोई भी वेक्टर, जैसे टी ऑफ u1 लगाएंगे तो ये वेक्टर होगा, टी ऑफ u2 लगाएंगे ये भी एक वेक्टर होगा। तो ये सारे क्या हैं? ये सब वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस में। तो हमको पता है कि वेक्टर स्पेस से कोई भी वेक्टर आप अगर उठाते हो उसको आप बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हो, राइट? तो यहां से मैंने टी ऑफ u1 को लिख दिया इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में, टी ऑफ u2 को भी इस तरह से लिख दिया, टी ऑफ डॉट 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 करके un तक को भी लिख दिया। यहां पे मेरे को दो नोटेशंस चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसको मैं जो लिखूंगा वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा। मतलब कुछ रोज आएंगे मेरे पास, कुछ कॉलम्स आएंगे मेरे पास, है ना? इसीलिए तो मैं सिंगल सबस्क्रिप्ट नहीं ले सकता ना। सिंगल सबस्क्रिप्ट लूंगा तो फिर नीचे का कैसे वैरी करेगा, है ना? तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ a11 u1 प्लस a12 u2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करते 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 आप a1n un तक पहुंच गए हैं। उसी तरह से यहां पे आ जाइए, a t ऑफ u2 को आप लिख सकते हो a ऑफ 21, ये करके आप पूरे इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका बन चुका है। मतलब आप वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में आप इस तरह से लिख चुके हो, ठीक है? अब सुनो, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स डिनोटेड बाय MST। इसका नोटेशन है स्मॉल m लिखा, नीचे फिर सबस्क्रिप्ट कैपिटल S दिया और ब्रैकेट में कैपिटल T दिया। यहां T क्या था? एक लीनियर ऑपरेटर है या ट्रांसफॉर्मेशन है, या आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर T लिखो बॉक्स और नीचे में आप सबस्क्रिप्ट में कैपिटल S लिखो। दोनों का ही मतलब होता है ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T। ये जो लीनियर ऑपरेटर है ना, इसको आप क्या लिखे हो? मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया। मैंने बताया यहां पे क्या सीख रहे हैं हम लोग? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? एक मैपिंग होता है जो एक वेक्टर स्पेस का खुद पे हो जाता है। तो T एक मैपिंग था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? मैट्रिक्स में। इस तरह से कैसे? बेसिस के। अगर हमको बेसिस पता है तो उस बेसिस का हेल्प से कुछ स्केलर्स मैंने उठा लिया, उससे कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सबको एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन करके कुछ इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख डाला। तो ये नोटेशन या ये नोटेशन, दोनों नोटेशन जो है वो यूज होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी, इसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में रिलेटिव टू द बेसिस एस। देखो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट लिखा है ना, तो ये क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना आप, किसके बेसिस पे कर रहे हो? बेस क्या है आपका? बेस तो आपका ये है, एस है ना? तो इसीलिए आप लिख रहे हो यहाँ पे। यही चीज अगर मान लो सपोज तुम ई के बेसिस पे करते, यूजुअल बेसिस, तो यूजुअल बेसिस के बेसिस पे होता। यहाँ पे आपको तो बोल दिया एस लिए लेना है, तो आप यहाँ पे लोगे, तो इसको लिखोगे आप, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी रिलेटिव टू द बेसिस एस, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ टी इन द बेसिस एस। समझ में आया क्या किए? सिंपल एक लीनियर ऑपरेटर या ट्रांसफॉर्मेशन था, उसको हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए। कैसे? विद द हेल्प ऑफ बेसिस। बेसिस उठा लिए वेक्टर्स, बेसिस में क्या होंगे? वेक्टर्स होंगे। तो ये सारे बेसिस के वेक्टर्स उठा लिए, जमीन पे जो हमारा स्केलर नंबर्स था उसको उठा लिए, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिए और सबको ऐड कर दिए। तो इसी को तो कहते हैं ना स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। बस हो गया। अब सुनो, द सबस्क्रिप्ट कैपिटल एस may be omitted if the basis s is understood। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको समझ में आ रहा है कि जो बेसिस है आपका ऑलरेडी ये वाला बेसिस है, तो फिर s लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन बेटर रहता है आप लिख देते हो, तो आपको क्लैरिटी रहती है कि कौन से बेसिस पे आप वो चीज फाइंड कर रहे हो। ठीक है, ये लिखना
मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए होता है कि कभी कभी हम लोग यूजुअल बेसिस के बेसिस पे भी निकालते हैं, और जो आपको दिया हुआ है उस वो बेसिस, उसके बेसिस पे भी आप चीजें निकालते हैं। ठीक है, तो आप एस लिखा हो या ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना वो किसके बेसिस पे है, एस के बेसिस पे। ठीक, और अगर ई के बेसिस पे है या यूजुअल बेसिस के पे तो लिखा रहेगा, सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ई लिखा रहेगा। तो यहां पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप तो जानते हो ना ये क्या है, ये आपने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब क्या करना है, इसके सारे कोएफिशिएंट्स को उठाना है और सबको कॉलम्स के टर्म्स में लिखना है। कहने का मतलब जैसे आपने ये पहला रो लिखा है ना, तो पहला कॉलम बन जाएगा आपका A11, A12, A13, A1 इस तरह से डॉट डॉट। दूसरा कॉलम बन जाएगा आपका A21, A22, A23 डॉट 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 करके। मतलब ये जो था इसको ऐसे पलट दो, ये जो था इसको ऐसे पलट दो। बस ध्यान रहे सिर्फ आपको स्केलर्स पिक करने हैं, वेक्टर्स को नहीं छेड़ना है। तो वही चीज आप फॉर्मल तरीके से आप इस तरह से लिख सकते हो, ms ऑफ t, मतलब ये जो ब्रैकेट में आप लिखते हो t सबस्क्रिप्ट में s, और यहां पे जो आपने लिखा है ये सारी चीजें, ठीक है ना, t ऑफ u1s कॉमा t ऑफ u2s। तो ये सब क्या था, अब तो सीखते हो ना कोऑर्डिनेट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। याद है वो दिन जब मैंने कॉलम्स लिखा था और आपको बोला था घस घस कॉपी फाड़, किस लिए बोला था, इसीलिए बोला था कि वो सब आपको कॉलम्स के बेसिस पे ही लिखना है, याद है। तो बस आपने लिख दिया। तो यहां पे जो है कॉलम्स ऑफ एम टी आर द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ टी ऑफ u1, टी ऑफ u2, टी ऑफ u3। ठीक है, तो ये सब जो कॉलम्स है ना, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं, इसके इसके इसके। और हमको पता है कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को हम लोग कॉलम्स के टर्म्स में लिखते हैं। देखो मैंने स्टेटमेंट भी लिख के दिया है कहीं, कोऑर्डिनेट वेक्टर इज अज्यूम्ड टू बी अ कॉलम वेक्टर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। आई होप पूरी कहानी जो आपको स्टार्टिंग में देखने से लग रहा था क्या लिख दिया है सर यहाँ पे, घस दिया पूरा, अब चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। आप पूरे अच्छे से नोट करिए, फ्रेश करके लिखिएगा। आपका नोट्स जितना क्लीन, जितना साफ सुथरा, जितना डिस्टेंस बनाया हुआ, कलरफुल होगा, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होगा, उतना आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी। मेरा नोट्स कॉपी अगर कोई देख लेता है ना तो बोलता है अरे ये तो लगता ही नहीं कि रिसर्च स्टूडेंट है, ये तो लगता है कि कोई क्लास 8-9 का स्टूडेंट है जो हम बच्चा बच्चा की तरह पूरा इस तरह से सजा के लिखते हैं। तो मेरे जो प्रोफेसर देख लेते हैं ना तो उनको विश्वास ही नहीं होता, अरे तुम लिखा है इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी इतना सजा के लिखते हो। हाँ, हम ऐसे सजा के लिखते हैं। जब कोई बड़ा प्रोफेसर भी बन जाएंगे ना तो हम भी फिर से सजा के ही लिखेंगे, कितने भी बूढ़े बन जाएं हमेशा हम कलर्स यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आई लव कलर्स। दुनिया रंगीन है ना, बेरंग हो जाती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप कलर सकें, क्योंकि आपका ब्रेन में इमेजेस रहेगा कि हाँ ये चीज को आपने ऐसे लिखा था, वैसे लिखा था, और देखने में, खुद को देखने में सुविधा लगता है ना, खुद को देखने में सुविधा लगता है। मेरा तो छोटा छोटा बहुत पुराने पुराने स्कूल जो था तुम्हारा क्लास 6-7 तब के नोट्स वगैरह सब पड़े हुए हैं। मैंने फेंकता नहीं, ना मैं किताब फेंकता हूँ, ना किताब बेचता हूँ, ना किताब, मैं कभी मेरा रूम देखोगे तो सिर्फ बुक्स है, बुक्स है, सिर्फ बुक्स। मैं कहीं शिफ्ट होता हूँ इधर से उधर में तो कपड़ा तो रहता ही नहीं, 1 या 2 बैग रहता है कपड़े का, 10 या 12 बैग्स रहते हैं बड़े बड़े, जो होते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, डफल बैग्स, जो इतना बड़ा बड़ा होता है, सब में खाली बुक्स नोट्स, बुक्स नोट्स, नोट बुक्स नोट्स। लोग परेशान हो जाते हैं, अरे तुम क्यों शिफ्ट होते हो, तुम पूरा सब कुछ, तुम खाली किताब कॉपी तुम्हारा इधर से उधर आता है। बहुत लगाव है पढ़ाई से और बुक्स वगैरह से। नोट करिए इसे, फिर लिखते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। लेट f इज अ मैपिंग फ्रॉम R2 टू R2, मतलब 2 डायमेंशन से मैपिंग करना है मेरे को, 2 डायमेंशन में। बी द लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय f ऑफ xy। अब देखो लीनियर ऑपरेटर होने का तो ये कंडीशन था ना, एक वेक्टर स्पेस में खुद में ही मेरे को ट्रांसफॉर्म कर देना है या मैपिंग कर देनी है। तो ये मैपिंग करने का रूल आपको दे दिया, f ऑफ xy इज इक्वल टू, ब्रैकेट में यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है 2x + 3y और 4x - 5y। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ f का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करिए, किसके रेस्पेक्ट में, बेसिस के रेस्पेक्ट में। अभी जो हम लोग सीखे, जो अभी हम लोग पढ़े, उसको अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। आपको बोल दिया, बेसिस दे दिया, बेसिस क्या बोला, 1 2 है, 2, 5 है, तो बेसिस है। बेसिस का पहला वेक्टर, बेसिस का दूसरा वेक्टर, डायमेंशन कितना है इस बेसिस का, डायमेंशन है 2। तो क्या करते हैं, ये जो आपका मैट्रिक्स या लीनियर ऑपरेटर है, क्या करते हैं, इसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखते हैं ना, ठीक है।
फर्स्ट फाइंड एफ ऑफ u1, ये निकालना पड़ेगा मेरे को, जैसे t ऑफ u1 था कि नहीं, वही चीज मेरे को f ऑफ u1 निकालना पड़ेगा, एंड देन राइट इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो उसको निकालने के लिए हम लिखते हैं f ऑफ u1, f ऑफ u1, u1 का मतलब है यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो मैंने लिखा 1 2, इसको कॉलम में लिखेगा क्योंकि आपको क्या करना है, इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कन्वर्ट करना है। तो f ऑफ u1 मतलब 1 2 आपने लिखा, ये क्या दे देगा, ये वाला चीज इसमें आप पुट करो। यहाँ पे अगर 1 और 2 डालना है तो यहाँ पे x के जगह पे 1 डालोगे, y के जगह पे 2 डालोगे, राइट। तो इसमें जब डालोगे उसको वेक्टर के टर्म्स में, मतलब कॉलम के टर्म्स में लिखोगे, देखो यहाँ 2x प्लस 3y है ना, तो 2x प्लस 3y, फिर दूसरा क्या है 4x माइनस 5y, इधर लिखा 4x माइनस 5y। यहाँ पे आपको 1 2 डालना है तो यहाँ पे आप 1 2 डालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 8 और -6। परफेक्ट। इसको आप मतलब रो वाइज में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपका बराबर हो जाता, लेकिन बेटर रहता है इस तरह से ही लिखना, क्योंकि आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो अब स्टैंडर्ड तरीका है वही आप फॉलो करिएगा। आप अपना दिमाग लगाने चले गए तो फिर हो जाएंगे कंफ्यूज, उसके बाद फिर आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ वैसे हुआ। तो क्योंकि एक फॉर्मेट सैम्पल प्रॉब्लम है, तो जैसे इसमें सॉल्व किया है थ्रू आउट दिमाग में आप डाल लीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपना दिमाग वहाँ लगाइए जहाँ पे लगाने का काम हो, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो हम क्यों उतना हम 30 मार्क बनेंगे। ये आपको बना 8 -6, 8 -6 लिखा। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखना है तो ये मैंने लिखा 8 और -6 लिख दिया, और कोई स्केलर मान लिया, सपोज x मान लिया और y मान लिया, तो इस x टाइम्स u1 प्लस y टाइम्स u2। परफेक्ट। जब आपने ये किया है तो आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना। यहाँ से 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू आएगी 52, y की वैल्यू आएगी -22, करके देख लेना। तो यहाँ से हम f ऑफ u1 जो मैंने आपका एज्यूम किया था वो क्या था, वो आ जाएगा आपका x टाइम्स u1, देखो यहाँ पे x टाइम्स u1 प्लस y टाइम्स u2। तो x के जगह पे 52 पुट करो और y के जगह पे -22 पुट करो, तो ये वाला एक इक्वेशन बना कि नहीं। ये जो मैंने आपको लिख के दिया था t ऑफ, देखो कॉपी पलटो, t ऑफ u1 इज इक्वल टू a11 x1 a11 u1 प्लस a12 u2 डॉट 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 करके दिया था ना, वही चीज है ये, पहला इक्वेशन है। सिमिलरली जो आपने यहाँ पे किया है u1 के लिए, उसी तरह आप u2 के लिए भी कर सकते हो। देखो f ऑफ u2 फाइंड करोगे तो सब कुछ वैसे ही सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, 2 इक्वेशंस आएंगे, दोनों को सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे आप पुट करोगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, f ऑफ u2 इज इक्वल टू दिस। अब मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको लीनियर ऑपरेटर को मैट्रिक्स में लिखना है तो क्या करोगे, यहाँ पे जो भी हैं इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को कॉलम्स में लिखिए। ये सब कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या हो जाएगा, बताओ, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या हो जाएगा, 52 और -22 कॉलम्स में होगा। इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या हो जाएगा, 129 और -55 कॉलम्स में हो जाएगा। तो दोनों का तो ही कॉलम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स आ गया ना, 52 और -22 कॉलम में लिखा, फिर 129 और -55 कॉलम में लिखा, बस यही बन गया। आपको करना क्या था, आपको ये जो चीज़ है ना, ये मैपिंग, इसको मैट्रिक्स में लिखना था। आपका पर्पस यही था, सीख लो, ये आपका मैपिंग था, मैपिंग को आपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अरे यही तो होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कितना आसान है, मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत ही आसान है, घबराने का बात नहीं। तो आप लीनियर ऑपरेटर को या मैपिंग को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, मैट्रिक्स। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। तो यहाँ पे हमारे पास है मैट्रिक्स मैपिंग एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स मैपिंग और उसका रिप्रेजेंटेशन। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स आपने कंसिडर किया 3 -2 4 -5, ठीक है। इट मे बी व्यूड एज अ लीनियर ऑपरेटर और R2 एंड द बेसिस ऑफ S ऑफ R2, ठीक। तो यहाँ पे मैट्रिक्स है मेरे पास और इसका सपोज बेसिस आपको दिया हुआ है, तो क्या करना है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट मैपिंग कर देना है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसकी मैपिंग कर देनी है, किसके रेस्पेक्ट में, एक बार S के रेस्पेक्ट में, मतलब उसका जो बेसिस है उसके रेस्पेक्ट में इसका मैपिंग करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि यह जो आपको वेक्टर्स दिया हुआ है ना, इसको पहले ध्यान रखना कि हमेशा इसको कॉलम में लिखना रहता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। वी राइट द वेक्टर्स एज कॉलम्स बिकॉज आवर मैप इज अ मैट्रिक्स। तो जब भी यहाँ पे आपका मैट्रिक्स होगा, तो उस केस में जब आप वेक्टर्स लिखेंगे, मतलब बेसिस वाले वेक्टर्स, उसको हमेशा कॉलम में लिखिएगा, ठीक है। वी फर्स्ट फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेटिव टू द बेसिस एस। सबसे पहला काम है आपका ये कि
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ए निकालना है एस के रेस्पेक्ट में, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है ए का एस के रेस्पेक्ट, मतलब ये फाइंड करा रहे हैं तो कुछ भी नहीं, सेम चीज है। ये जो आपने कोऑर्डिनेट्स वेक्टर आपको u1 और u2 दिए है ना, बस इसके टर्म्स में आपको लीनियर कॉम्बिनेशन कर देना है। तो देखो क्या किए, a ऑफ u1 निकालेंगे ना, तो एक मैट्रिक्स से लिखो, यहाँ पे u1 है हमारे पास, तो u1 इधर लिख दिए हम, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए इसके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, समथिंग इनटू समथिंग, मतलब सम स्केलर मल्टीप्लाइड विथ u1 प्लस सम स्केलर मल्टीप्लाइड विथ u2। तो यहाँ पे आप x टाइम्स u1 कर दीजिए, y टाइम्स u2 कर दीजिए, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा ये दोनों। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 7, y की वैल्यू आएगी -4। ये जैसे ये मिल चुका है x और y, तो बस इसमें पुट करो, तो a ऑफ u1 बन जाएगा 7u1 -4 u2। इसको बॉक्स में डालो, अलग रखो। यहाँ पे आप u1 के लिए निकाले हो, u1 के लिए निकाले हो, अरे वही चीज है t ऑफ u1, तो यहाँ पे a है ना, तो आप a ऑफ u1 कर दीजिए, क्या दिक्कत है। इसके पहले वाले में f ऑफ u1 निकाले थे, ठीक, तो a ऑफ u1 निकल गया ये। सिमिलरली आप a ऑफ u2 फाइंड करिए, इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा दीजिए u1 और u2 के टर्म्स में। इसमें जब दिखाएगा तो a ऑफ u2 क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स है a हमारे पास, और यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर ऑफ ये प्लस स्केलर ऑफ दिस, इससे भी दो इक्वेशंस आएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, x और y की वैल्यू आएगी, तो a ऑफ u2 आपके पास आ गया। अब क्या करना है आपको, तो आपको पता है इसके बाद का स्टेप। मिला नहीं ये इक्वेशन, ये भी इक्वेशन मिला, ये फाइंड करना है। तो बताओ a ऑफ s क्या हो जाएगा, ये और कुछ नहीं, ये जो आपने लिखा है ना, इसका कॉलम में लिख दीजिए ना। इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर्स क्या है, 7 और -4 है कॉलम्स के टर्म्स में, तो आप इसको कॉलम के टर्म्स में लिखिए, 7 -4 लिख दीजिए, और यहाँ पे आप लिखेंगे -6 और 1, तो यहाँ लिखिए -6 और 1, -6 और 1। ये बन गया आपका मैट्रिक्स का मैपिंग, आपने दिखाया है मैट्रिक्स के टर्म्स में एस के बेसिस पे। यहाँ आपने क्या फाइंड किया, यहाँ आपने फाइंड किया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बेसिस एस। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ोगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बेसिस एस। यहाँ पे ए क्या था, ए क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर था, मैपिंग था, मैट्रिक्स था, तो मैपिंग था, उसको हमने मैपिंग को मैंने मैट्रिक्स के टर्म्स में दिखाया। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में मैपिंग आपको दिया हुआ था, मैपिंग आपको दिया हुआ था, वहां से हम लोग पहले मैट्रिक्स निकाले, मैट्रिक्स निकाल करके फिर हम उसका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन किए। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ही दे दिया है, तो आप इसको कैसे इसमें दिखाओगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे इस वाले मैट्रिक्स का बेसिस के टर्म्स में। तो बेसिस के टर्म्स में आप इस तरह से लिखोगे, समझ में। अब एक चीज सुनो, ये तुम्हारे लिए टास्क है, एक टास्क ये है कि जो आपने एस के बेसिस पे किया है, जो आपका u1 और u2 यहाँ पे दिया हुआ है, सेम चीज तुम फाइंड करना ई के बेसिस पे। ई का मतलब क्या, ई का मतलब यूजुअल बेसिस, मतलब u1 और u2 के जगह पे लेंगे e1 और e2। अब जानते हो e1 क्या होता है, 2 डायमेंशन में e1 का मतलब हम कॉलम के टर्म्स में लिख रहे हैं, ये है आपका 1 0, और e2 का मतलब 0 1 है ना। 1 का मतलब e1 का मतलब पहला एलिमेंट 1 बाकी सब 0, e2 का मतलब दूसरा एलिमेंट 1 बाकी सब 0, ठीक है। तो क्योंकि R2 में लिखना है तो E1 E2 ये होगा। तुम ये जब फाइंड करोगे ना तो मैच करना, तुम ये जो मैट्रिक्स A है इसका तुम रिप्रेजेंटेशन करोगे यूजुअल बेसिस के टर्म्स में, तो ये और कुछ नहीं, ये जो पुराना वाला अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, यही मिल जाएगा। तो ये और कुछ नहीं, ये मिलेगा तुमको 3 -2 4 और -1। चेक करो, इसको चेक करो, मैं नहीं करूंगा, सब चीज मैं ही करूंगा, तो तुम क्या करोगे। मैंने आपको एस का करना सिखा दिया, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस इसकी वैल्यूज बदल जाएगी। आप 1 0 और 0 1 लेके सॉल्व करोगे तो आपको उल्टा फिर यही मिल जाएगा। समझ में आया, तो ठीक है। कुछ नोट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया वही चीज है। द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स A ओवर अ फील्ड K relative to the usual basis E of Kn is the matrix itself। मतलब अगर E के बेसिस पे यूजुअल बेसिस के टर्म्स में अगर निकालोगे तो उसका फिर से वो ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगला टॉपिक है एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। जस्ट अभी जो मैंने आपको सिखाया कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसका बस मैंने एक एल्गोरिथम लिख करके दे दिया है। अगर भूल जाओ बाय चांस प्रोसेस तो बस ये फॉलो करना, बन जाएंगे सारे प्रॉब्लम्स। द इनपुट इज अ लीनियर ऑपरेटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में एक लीनियर ऑपरेटर देते हैं
ऑन अ वेक्टर स्पेस, ये रहा तो आपका वेक्टर स्पेस, अंदर में आपको पता है स्पैन होते हैं सारे जो बेसिस हैं, ये सब मिल करके अंदर के पूरे जितने भी वेक्टर्स हैं सबका आप लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हो और पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकते हो, जानते हो ना। तो इनपुट में हम लोग लीनियर ऑपरेटर देते हैं और आउटपुट में आपको क्या मिल जाता है, एक मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है ना। द आउटपुट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो जब भी ऐसा लिखा रहे विद रिस्पेक्ट टू एस, समझ देना उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है, किसका, लीनियर ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गई ये चीजें, लीनियर ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक। 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आर्बिट्ररी वेक्टर v रिलेटिव टू द बेसिस b। सबसे पहले तो आप वो लिखो, उसका फॉर्मूला पहले है वो छाप दो। सेम चीज रिपीट फॉर ईच बेसिस वेक्टर uk इन s। सारे बेसिस वेक्टर्स के लिए आप ये रिपीट करो और टी ऑफ यू के फाइंड करो और इस टी ऑफ यू के को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के टर्म्स में आप लिख दो। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बस उसका मैंने फ्लोचार्ट आपको बता दिया ताकि आप भूल जाओ तो आपको याद रहे। अब यही चीज को मैच करा के देखो पीछे, समझ में आ जाएगा। स्टेप 3 क्या है, फॉर्म द मैट्रिक्स टी एस हुज कॉलम्स आर द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स इन। यहाँ पे जो आपने फाइंड किया होगा ना, तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को कॉलम्स के टर्म्स में लिख दो ना, वही बन जाएगा तुम्हारा। बस यही है एल्गोरिथम, इसको नोट करिए और ये नोट पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, ये काम देगा। अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको बेसिकली 3 थ्योरम्स में क्लासिफाई किया गया है। तीनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, तीनों थ्योरम्स को आप याद रखेंगे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन अ वेक्टर स्पेस वी। किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग किसी भी लीनियर ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसके ऊपर, वेक्टर स्पेस के ऊपर। और ये ऑपरेटर किसका होता है, वेक्टर स्पेस। जो अभी डायग्राम बक्सा में बना के दिखा ना, बॉक्स, लीनियर ऑपरेटर घुसा वेक्टर स्पेस में और अंदर में आपका स्पैन बेसिस था और बाहर क्या निकला, टी ऑफ एस, मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। वी आर ऑलवेज गिवन अ पर्टिकुलर बेसिस एस ऑफ वी। हम लोग को बेसिस दिया हुआ रहता है, अगर नहीं दिया है तो फिर वो क्वेश्चन में बोल देगा, नहीं भी बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कौन सा बेसिस ले लेते हैं, यूजुअल बेसिस, लेकिन आपको दिया रहता है एस के बेसिस पे आपको निकालना है। थ्योरम 1, पहला थ्योरम बोला, एक्शन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन अ वेक्टर वी इज प्रिजर्व्ड बाय इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मैपिंग है वी से वी में, मतलब एक वेक्टर स्पेस का वेक्टर स्पेस के ऊपर खुद, तो उसको लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं ना। इज अ लीनियर ऑपरेटर एंड लेट एस बी अ फाइनाइट बेसिस ऑफ v, देन फॉर एनी वेक्टर v बिलोंग्स टू v। आप ये वाला रिलेशन याद रखिए, ये फॉलो होता है कि आप फाइंड करेंगे t ऑफ s, मतलब कैपिटल T और अंदर में इसको, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये मिलेगा t ऑफ v ऑफ s, ठीक है। s का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस s। दूसरा थ्योरम बोल रहा है, लेट v बी एनी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर के। कोई भी n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है एंड s बी अ बेसिस ऑफ v एंड लेट m बी द अलजेब्रा ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर के। मतलब s आपका बेसिस बोल दिया है और m आपको बोल दिया है कि अलजेब्रा ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस है। देन द मैपिंग m सच दैट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ये आपको m में जा रहा है, मतलब इनपुट में आपको क्या है, अलजेब्रा ऑफ, ये वाला चीज अलजेब्रा ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस, ठीक है ना, इज डिफाइंड बाय m ऑफ t इज इक्वल टू t ऑफ s इज अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो इसको आप वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे कब, जब ये वाला मैपिंग होगा। दैट इज फॉर एनी एफ जी। मान लो कोई दो फंक्शंस है जो बिलोंग करता है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में और कोई भी स्केलर है, सपोज स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K, तो ये 3 रिलेशंस वैलिड हैं। m ऑफ f प्लस g बोलिए, ये बराबर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा m ऑफ f प्लस m ऑफ g, या फिर f प्लस g आप इसको बिग ब्रैकेट में रखेंगे तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा f प्लस g, ठीक है। फिर m ऑफ kf हो जाएगा k टाइम्स mf, या फिर बॉक्स में वाला रिप्रेजेंट करना है तो kf इज इक्वल टू k बाहर आ जाएगा ये। और थर्ड वन कंडीशन है कि m जो है ये मैपिंग, ये बाइजेक्टिव या 1 1 on 2 है, 1 1 on 2। थर्ड थ्योरम बोला, फॉर एनी लीनियर ऑपरेटर्स एफ जी बिलोंग्स टू ए वी। आप अगर मान लीजिए सर्कल ऑपरेशन कर रहे हैं, m ऑफ g सर्कल f या g गोला f
इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ऑफ जी निकालिए, एम ऑफ एफ निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। उसी तरह से इसको लिखने का दूसरा तरीका है रिप्रेजेंटेशन करने का कि जी गोला एफ, इसका जो बॉक्स में है तो आप जी को अलग लिखेंगे, एफ को अलग लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है कि जी सर्कल एफ या जी गोला एफ का मतलब और कुछ नहीं, कॉम्पोजिशन होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में ये पहला थ्योरम, मतलब पहली प्रॉपर्टी, दूसरा थ्योरम दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरा थ्योरम तीसरी प्रॉपर्टी। आपको ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, तो आप इसको एज इट इज हूबहू ऐसे छाप लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चेंज ऑफ बेसिस। लेट वी बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के। कोई भी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है हमारे पास किसी फील्ड पे, और हम लोगों ने ये देखा है कि अगर मान लीजिए कुछ बेसिस मैंने सेलेक्ट किया एस, तो कोई भी वेक्टर स्पेस का कोई भी वेक्टर आप उठा लीजिए, उसको आप बेसिस के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, तभी तो वो स्पैन कर पाएगा। ठीक है, तो हमको ये पता है कि एक वेक्टर स्पेस है, उसमें से आपने एक वेक्टर उठाया, तो उस वेक्टर को आप बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में आप लिख सकते हो, मतलब बेसिस के टर्म्स में आप लिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात कि लीनियर ऑपरेटर, एक लीनियर ऑपरेटर जो आपका एवी में होता है, एवी मतलब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर कहां होता है, वेक्टर स्पेस में। लीनियर ऑपरेटर कहां होता है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का एक लीनियर ऑपरेटर को भी हम n क्रॉस n मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं, पहला कि एक वेक्टर को हम बेसिस के टर्म्स में लिख सकते हैं, उसी तरह से एक लीनियर ऑपरेटर को मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, दोनों चीज पता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अगर बेसिस बदलें तो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे बदलेगा। तो वही चेंज ऑफ बेसिस हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिस को कैसे चेंज किया जाए। मान लीजिए आपके पास कुछ पुराना बेसिस है, मतलब एक बेसिस मान लीजिए एस, कुछ वेक्टर्स हैं इसमें, u1 से लेकर के un तक कुछ वेक्टर्स हैं, और ये बेसिस कहां होंगे, वेक्टर स्पेस में ही होंगे, है ना। और एस डैश भी एक बेसिस है, लेकिन इसमें जो वेक्टर्स हैं वो v1 से लेके vn तक है। मैंने अज्यूम किया कि ये जो s है वो ओल्ड बेसिस है और s डैश है ये न्यू बेसिस है। न्यू बेसिस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यू अपडेटेड बेसिस है, मैं इस बेसिस को उसके पुराने वाले के टर्म्स में लिखूंगा। कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी वेक्टर आप वेक्टर स्पेस का उठा लीजिए, उसको उसके बेसिस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये अगर बेसिस है तो और v1 वेक्टर है, तो क्या हम v1 को इस बेसिस के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से v2 को इसके टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जो भी आपका नया बेसिस है उसके वेक्टर को, एक एक वेक्टर को उठाइए और पुराने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख डालिए। तो देखो वही किए हैं, नया वेक्टर नया बेसिस है ना, तो हमको बेसिस फाइंड करना है, बेसिस फाइंड करना है, पुराना बेसिस नया बेसिस हमको फाइंड करना है। तो न्यू बेसिस फाइंड करने के लिए चतुराई यही है कि सबसे पहले आप एज्यूम कर लीजिए कि अच्छा ठीक है, एस डैश में ये सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स मतलब ये सब है ना, तो बेसिस मतलब क्या, बेसिकली सारे वेक्टर्स हैं। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसको हम बेसिस बोल रहे हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स को बेसिस बोल रहे हैं। क्योंकि हमको ये चीज फाइंड करना है, नया वाला बेसिस, इसलिए हम क्या करेंगे, हर नए वेक्टर को आप पुराने बेसिस के टर्म्स में लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे v1 को लिखा u1 u2 डॉट 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 un के टर्म्स में, फिर v2 को लिख दिया u1 u2 डॉट 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 un के टर्म्स में। कैसे, देखो अब लिखते कैसे हैं, कोई भी स्केलर नंबर ही उठाओगे ना, तो मैंने यहाँ पे स्केलर उठाया है a11 a12। अब ये सब चीज लिखना जरूरी है इसलिए क्योंकि आपको मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखना है कि नहीं। तो v1 को लिख दिया मैंने a11 u1 a12 u2 डॉट 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 a1n un। v2 को लिख दिया a21 u1 प्लस a22 u2 डॉट 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 a2n un। करते करते vn को लिखा an1 u1 प्लस an2 u2 डॉट 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 an un। अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास है सेट, इसको आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो a11 a12 डॉट 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 an, इस तरह से रो वाइज बना दिया, और कुछ भी नहीं करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, बस खत्म। अरे कुछ भी नहीं, चेंज ऑफ बेसिस में आप पुराने बेसिस, मतलब ये जो आप इक्वेशन लिखोगे, इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा, इसका बस ट्रांसपोज कर दो, रोज कॉलम्स, कॉलम्स और रोज में। तो देखो सपोज ये ट्रांसपोज मैं इसको बोल दे रहा हूं, इस मैट्रिक्स को मैं p बोल दे रहा हूं, तो ये जो p बना है ना, यही हो गया आपका बेसिस, यही बन गया आपका। ये जो बना है ना, ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है और ट्रांजिशन मैट्रिक्स है।
चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है या फिर ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। अब इसी मैट्रिक्स के बेसिस पे फिर आप सारा नया वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लोगे। अरे देखो ये सारा इसको सॉल्व करोगे ना तो सब स्केलर की वैल्यूज आएगी, तो सारे स्केलर की वैल्यूज यहां पुट कर दो, तो तुमको नहीं लगता तुम V1 से लेके Vn ही कैलकुलेट कर पाओगे। अब V1 से V1 कैलकुलेट कर पाओगे, तुमको ये नहीं लगता सब जगह इसमें पुट कर पाओगे, बस खेल खत्म, कुछ भी नहीं है। आपने S जैसे न्यू कोई भी नया बेसिस फॉर्म करना है तो नए वाले बेसिस का हर वेक्टर को आप पुराने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन टर्म्स में लिख दो, उसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज ले लो, अब जो ट्रांसपोज आएगा उसको सॉल्व कर लो और पुट कर दो, बस। तो यहां पे जो आपने P लिखा है इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, पहला नाम। दूसरा ट्रांजिशन मैट्रिक्स, दो नाम है इसके। और आपको अगर शॉर्ट में दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे, PIJ और वेयर PIJ इज इक्वल टू AJI। देखो AIJ का मतलब ये था, अब AJI कर दोगे तो इसका ट्रांसपोज। शॉर्ट में हम बताए थे ना मैट्रिक्स को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, अरे AIJ, इसको सिर्फ इस A लिखे हो, इसका मतलब यही है ना। फर्स्ट क्लास में एकदम फर्स्ट क्लास में बताए थे कि मैट्रिक्स को हम इतना बड़ा नहीं लिख करके हम ऐसा छोटा सा लिख देंगे IJ के टर्म्स में, इसी को JI कर दोगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ में आया तो नोट करिए। कुछ रिमार्क पॉइंट्स, द अबव चेंज ऑफ मैट्रिक्स P may also be viewed as the matrix whose columns are respectively the coordinate column vectors of the new basis vectors Vi relative to the old basis S, namely this। समझ में आया, नहीं आएगा। मैंने एज्यूम किया था कि S है हमारा वेक्टर्स U1 U2 डॉट 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 करके UN तक एज्यूम किया था। S डैश को नया वेक्टर्स एज्यूम किया था हमने V1 V2 डॉट 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 VN। परफेक्ट। मैंने आपको ये बोला था कि जब भी आप चेंज ऑफ बेसिस करते हो ओल्ड से न्यू, तो न्यू वाले हर वेक्टर को आप ओल्ड बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हो। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, देखो ध्यान से देखना। V1 को लिखूंगा A11 U1 प्लस A12 U2 प्लस डॉट 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 प्लस A1n UN, हो गया। V2 को लिखूंगा A21 U1 प्लस A22 U2 प्लस डॉट 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 प्लस A2n UN। इस तरह से करते करते Vn क्या लिखोगे, an1 un प्लस an2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस ann un। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स बनाए, इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। इसका मैट्रिक्स जब बनाओगे तब क्या हो जाएगा, a11 a12 डॉट 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 a1n, फिर a21 a22 डॉट 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 a2n, करते 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 an1 an2 डॉट 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 ann। इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो उसको P बोलते थे, तो P क्या हो जाएगा, a11 a21 a डॉट 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 सॉरी डॉट 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 an1 हो गया, पहला कॉलम बन गया, पहला रो। फिर a12 a22 डॉट 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 an2, इस तरह से करते करते a1n a2n डॉट 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 ann, ये बन गया है हमारा P। अब तुम गौर से देखना इस P को, क्या हम ये कॉलम देखो, तुम ये कॉलम देखो, ये जो तुम बोले हो, क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते इसका अगर वेक्टर V1 ये है तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा, बताओ। अगर मेरे को V1 S फाइंड करना है S के बेसिस पे, तो क्या बोलोगे, ये और कुछ नहीं सर, ये है हमारा A11 A12 डॉट 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 करके, तो ये हो जाएगा हमारा A11 A12 डॉट 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 करके A1n तक। और क्योंकि कॉलम्स में लिखना रहता है इसलिए ट्रांसपोज मतलब इसको वर्टिकल कर दो। जब वर्टिकल करोगे तो क्या हो जाएगा, A11 A12 डॉट 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 A1n, वर्टिकल मिला, क्या मिला, A11 A12 डॉट 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 A1n। देखो यहाँ पे A11 A12 डॉट 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 1n, तो हम क्या बोल सकते हैं, V1 S है पहला वाला, ये V2 S है डॉट 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 करके, तो वही चीज है ना, V1 S V2 S V3 S Vn S। समझ में आया तो कैसे हम P को लिखें। अब Q क्या है सुनो, देयर इज अ चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स Q फ्रॉम द न्यू बेसिस S डैश टू द ओल्ड बेसिस। अब यहां पे हम लोग चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फाइंड किए थे ओल्ड से न्यू, अब यहां पे क्या बोला, न्यू से ओल्ड जाना है।
तो जहां से जहां जाना है, जहां से कहां जाना है आपको, इसको मिटाओ। अब गौर से सुनो, पहले आपको यहां से इधर आना था, तो नए वाला जो बेसिस है उसके वेक्टर को आप पुराने वाले बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हो। यहां पे क्यू मैट्रिक्स डिफाइन करना है कब, जब हम लोग न्यू से ओल्ड जा रहे हैं, न्यू से ओल्ड जा रहे हैं, तो इसका मतलब जहां पहुंचेंगे वहां के हर वेक्टर को पुराने वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख देंगे। अब क्या, क्योंकि हम यहां से अब इधर जा रहे हैं, इसलिए मेरे को अब u1 फाइंड करना होगा, u2 फाइंड करना होगा, है कि नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा, u1 इज इक्वल टू, बताओ u1 क्या होना चाहिए? यहां पे u1 इज इक्वल टू a11 v1 प्लस a12 v2 प्लस डॉट 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 प्लस a1n vn। आया समझ में? उसी तरह से u2 को लिखोगे a21 v1 प्लस a22 v2 प्लस डॉट 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 a2n vn 2n vn। इस तरह से करते करते कहां जाओगे, an un तक जाएंगे, इज इक्वल टू an1 v1 प्लस an2 v2 डॉट 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 ann vn। अब इसका मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स क्या हो गया, a11 हो गया, a12 हो गया, a डॉट 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 करते हो गया इस तरह से, और ये 1n हो गया। उसी तरह से a21 हो गया, a22 हो गया, करते करते 2n हो गया। फिर ये करते जाओ an1 हो गया, an2 हो गया, डॉट 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 ann हो गया। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि u1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर बताइए, तो तुम बोलोगे सर u1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर s के बेसिस पे और कुछ नहीं, ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं। तो हम इसको लिख देंगे a11 a12 a13 फिर a14, इस तरह से करते करते डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, a1n तक जाएगा ना। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये और कुछ नहीं, ये ट्रांसपोज है किसका, इस कॉलम का। देखो यहाँ पे a11 a21 डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है, a11 a11 21 इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है a11 a12 a13 इस तरह से डॉट 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 लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना था, ये वाला तो इससे हम मैट्रिक्स लिख ही चुके हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्यों कहलाएगा, जब ट्रांसपोज फाइंड कर दोगे तो हो जाएगा क्या, बताओ, a11 हो जाएगा, a12 हो जाएगा, इस तरह से करते करते कहाँ तक आएगा, a1n तक आएगा, फिर a21 a22 डॉट 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 a2n तक आएगा। इस तरह से करते करते a कहाँ तक जाएगा, n1 फिर an2 डॉट 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 ann तक जाएगा। अब देखिए गौर से, क्या हम बोल सकते हैं ये और कुछ नहीं यही वाला है, ये वाला कॉलम और कुछ नहीं यही वाला कॉलम है। तो इसका मतलब हम इसको u1s बोलेंगे, इसको u2s बोलेंगे, इसको u3s बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ना, सॉरी u1s डैश बोलेंगे, क्योंकि किसके बेसिस पे निकला हुआ है, आपने बेसिस पे किसके निकाला, s डैश के बेसिस पे। इसलिए ये वाला जो पहला कॉलम है इसको आप u1s डैश बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो u1s डैश है, u2s डैश है, डॉट 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 करते हुए, तो इसको आप क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। समझ में आया, वही चीज है यहाँ पे। थर्ड रिमार्क में बोला कि बिकॉज द वेक्टर्स v1 v2 डॉट 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 इन द न्यू बेसिस s डैश आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, द मैट्रिक्स p इज इन्वर्टिबल। उसी तरह से q भी इन्वर्टिबल, ठीक, क्योंकि सारे वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों के दोनों वेक्टर्स आपके इन्वर्टिबल हो जाएंगे। आपका q भी इन्वर्टिबल है, आपका p भी इन्वर्टिबल है। एक प्रोपोजिशन दिया गया है कि मान लीजिए इसमें से p और q जो अब चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स अभी आप फाइंड किया था, इसमें से q जो है वो p का इनवर्स है। एक जो मैट्रिक्स है दूसरे का इनवर्स है। q जो मैट्रिक्स है यहाँ पे ये p का इनवर्स है। प्रॉब्लम करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो 3 रिमार्क्स पॉइंट और एक प्रोपोजिशन पॉइंट आप अच्छे से नोट करिए। एग्जाम्पल है मेरे पास, कंसिडर द फॉलोइंग 2 बेसिस ऑफ R3 में 2 बेसिस है, एक यूजुअल बेसिस E है, एक S बेसिस है। यूजुअल बेसिस आपका A ये दे दिया, E1 E2 E3 दे दिया,
और S आपको दे दिया है। आपको बोला है फाइंड द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स P निकालना है फ्रॉम द बेसिस E टू बेसिस S। एक चेंज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, कहां से कहां? E से S, फ्रॉम टू। सुनो, पहले वाले में बोला E से जाना है हमको S तक, E से जाना है हमको S तक। तो हम क्या बताए थे, जहां जाना है वहां के हर वेक्टर को पुराने वाले बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख दो। तो हमको E से S जाना है, तो मतलब आप S के हर वेक्टर्स को E के हर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख दीजिए। तो मैं लिख दे रहा हूं U1 इज इक्वल टू, कोई मान लो कोई आपका स्केलर, सपोज X मैं स्केलर मान दे रहा हूं। U1 इज इक्वल टू X टाइम्स E1 प्लस Y टाइम्स E2 प्लस Z टाइम्स E3। U2 is equal to X times E1 plus Y times E2 plus Z times E3. U3 is equal to X times E1 plus Y times E2 plus Z times E3. यहां से पर्पस क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना। तो आप क्या करोगे, U1 U2 U3 लिखोगे, सबसे लीनियर कॉम्बिनेशन का वो इक्वेशन लिखोगे। U1 क्या है, U1 देखो 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 101। तो पहला क्या मिला हमको, 101 इज इक्वल टू एक्स टाइम्स E1 के जगह क्या लिखेंगे 100 प्लस Y टाइम्स 010 प्लस Z टाइम्स 001। यहां से एक इक्वेशन बनेगा। क्या आएगा इक्वेशन, देखो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पे 101 रहेगा इज इक्वल टू, देखो यहां पे ये x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल चुका है ये x प्लस जीरो x डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम तोड़ के कर लेना। ये 0 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y हो जाएगा दूसरा वाला, और उसी तरह से लास्ट वाला आपका z मिल जाएगा। तो यहां से हमको ये पता चला कि x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 0, z की वैल्यू है 1। ये तीन वैल्यूज पता चल चुके हैं। तो यहां से हम फाइनली इसको लिख सकते हैं U1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स E1 मतलब E1 और y तो नहीं है प्लस E3। मिल गया हमको पहला इक्वेशन। उसी तरह से दूसरा देखो, दूसरा लिखना है U2 क्या है, U2 है हमारे पास 212, लिखो यहाँ 212 इज इक्वल टू x टाइम्स 100 y टाइम्स 010 प्लस z टाइम्स 001। इसको करिए सिंप्लीफाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 212 रहेगा, राइट हैंड साइड में x प्लस जीरो मतलब x, उसी तरह से y, उसी तरह से ये z। इससे आपको निकल जाएगा x की वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है 2। फिर यहाँ पुट करोगे तो U2 क्या आ जाएगा इससे, U2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स E1 प्लस E2 फिर प्लस 2E3। ये मिल गया दूसरा इक्वेशन। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड बेसिस है हमारा 122। इसको लिखिए x टाइम्स 100 प्लस y टाइम्स 010 प्लस z टाइम्स 001। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा 122, तो यहाँ लिखो 122 और राइट हैंड साइड में आपको पता है x y z ही रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं x 0 फिर y और फिर z, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 2। तो जैसा ये हो चुका है तो थर्ड वाले इक्वेशन में आप लिखोगे U3 इज इक्वल टू x इंटू E1 मतलब E1, y इंटू E2 मतलब 2E2 और z इंटू E3 मतलब 2E3। आपको बस ये इक्वेशन से मतलब था। तो आपको क्या करना है, इसको मिटाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कॉपी कर देंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे और उसको P बोलेंगे। इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स करो तो ये हो जाएगा आपका 101 फिर 212 फिर 122 वही तो ना, 101 212 122 हो गया। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लो तो उसको हम बोलेंगे P मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 0 1, फिर 2 1 2 और 1 2 2, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स आपका बन गया चेंज ऑफ मैट्रिक्स बी। किसके बेसिस पे? ये आपने फाइंड किया है ये वाला मैट्रिक्स ऑन द फ्रॉम द बेसिस दिस टू द बेसिस दिस, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो ये और कुछ नहीं, पी फाइंड किया आपने एस के बेसिस पे, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा वाला, दूसरा पार्ट। अच्छा, इसका काम लगेगा तो मैं इधर साइड लिख दे रहा हूं 1 2 1, एक जादू दिखाना है आपको, 0 1 2 और 1 2 2, ये आपका पी मैट्रिक्स है। फिर क्या करोगे यहां से सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फाइंड द चेंज ऑफ बेस मैट्रिक्स क्यू। कहां से कहां जाना है? एस से ई आना है, एस से आपको ई पे आना है। तो जहां जाना है वहां के हर वेक्टर को पुराने वाले बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख दो। तो आपको ई पे आना है, तो इसका मतलब आपको फाइंड करना है E1 इज इक्वल टू एक्स टाइम्स U1 y टाइम्स U2 प्लस z टाइम्स U3। E2 लिखना है आपको x टाइम्स U1 प्लस y टाइम्स U2 प्लस z टाइम्स U3। E3 लिखना है आपको x टाइम्स U1 प्लस y टाइम्स U2 प्लस z टाइम्स U3। हो गया। अब हर इक्वेशन को लिखो। E1 क्या है आपका 1 0 0, इसको आप लिखोगे x टाइम्स U1 है 1 0 1, लिखो यहाँ 1 0 1 प्लस y टाइम्स ये लिखोगे 2 1 2, लिख डालो 2 1 2 प्लस z टाइम्स है 1 2 2, ये लिख डालो आपका 1 2 2, ठीक। इससे इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, यहां से ये रहने दो इधर, मैं इधर का लिख दे रहा हूं। यह आपका x हो जाएगा x प्लस 2y प्लस z, तो इधर लिखा x प्लस 2y प्लस z, ये हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा ये 0y प्लस 2z, y प्लस 2z, और तीसरा हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 2z, x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू है 1, और y प्लस 2z है ये है आपका 0, और x प्लस 2y प्लस 2z, x प्लस 2y प्लस 2z ये भी आपका फाइनली 0। अब इसको ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो काम आसान हो जाएगा हमारा। तो देखो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 1 लिखो, 1 2 1 लिखा, फिर 0 1 2 0 1 2 लिख दो लो, फिर 1 2 2 लिख दो, 1 2 2 लिख दो। राइट हैंड साइड में सब जीरो तो नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, तो मेरे को लेके चलना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 1 0 0। हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप एशेलन फॉर्मेट में, इसको आप एशेलन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये वाला 0 है, तो डायरेक्ट हम पहले एक ऑपरेशन कर देते हैं कि स्वैप कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं कि R2 को रिप्लेस करके हम R3 के जगह पे डाल देते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसमें लिख दे रहा हूँ 1 2 1 1 रहने दो, 1 2 2 0 रहने दो, और 0 1 2 0 रहने दो। ये 0 हो चुका है। अब क्या करना है? इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, R2 गोज टू R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 तो 0 होने वाला है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, थर्ड वाला रो तो चेंज नहीं है, तो 0 1 2 0 रहने दो, 1 माइनस एस और R2, हाँ पहला रो में तो कोई चेंज नहीं, तो मैं लिख दूंगा 1 2 1 1 रहने दो। इसमें चेंजेस है क्या? 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। आया समझ में? अब मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0, फिर से स्वैप कर देते हैं ना, कर दो स्वैप, इसको कर दो स्वैप। क्या ऑपरेशन? यहाँ मैंने किया R2 को फिर से स्वैप कर दिया R3 से। जब ऐसा किया है तो 1 2 1 1 रहने दो, 0 1 2 0 रहने दो, और 0 0 1 माइनस 1 रहने दो। क्या ये मेरा एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? हाँ कन्वर्ट हो गया, इससे मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इसी को यूज करूंगा अपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। हाँ ये वाला हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा x y z, ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना होगा 1 0 माइनस 1, आप इधर लिखो और ये इधर मिटा दो, क्योंकि ये तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था ना। अब ठीक है, यहाँ से आप दिख रहा है आपको x प्लस 2y
प्लस x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू है 1, फिर y प्लस 2z, y प्लस 2z है 0 और z इज इक्वल टू है -1। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फाइंड कर पा रहे हो z की वैल्यू निकल चुकी है -1, y निकालना है, y इज इक्वल टू -2z होता है, तो y इज इक्वल टू -2z मतलब -2 इंटू -1 मतलब 2, और यहाँ से आप x निकालोगे तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y माइनस z, तो 1 माइनस 2 इंटू वाई मतलब 2 माइनस z मतलब -1, 1 माइनस 4 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 1 2 माइनस 4 मतलब -2, तो मुझे मिल गया x है -2, y है 2 और z है हमारा -1। तो हमारा काम आसान हो गया। E1 को मैंने लिखा था सम x टाइम्स u1, x टाइम्स u1, तो इसका मतलब -2 टाइम्स u1 प्लस y टाइम्स u2 मतलब 2 टाइम्स u2 प्लस z टाइम्स u3 माइनस 1 टाइम्स u3। ठीक है, यहां से मेरे इक्वेशंस बन रहे हैं। अब देखिए E2 को आप लिख सकते हो x टाइम्स u1 प्लस x टाइम्स u1, y टाइम्स u2, z टाइम्स u3, ये तो लिखा था ना, x टाइम्स u1, y टाइम्स u2, z टाइम्स u3। What have I done? Let me check. Oh, मैंने यहाँ पे कुछ किया है गड़बड़। ये वाला जो इक्वेशन था ना, ये हाँ ये मैं मिस किया था, तो -2u1 प्लस u2 2u2 माइनस u3, ये था पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन था -2u1 प्लस u2, और थर्ड वाला इक्वेशन आपका आ जाएगा 3 टाइम्स u1 -2 टाइम्स u2 प्लस u3। ये कैसे आ गया? तो सेकेंड वाले पार्ट में हमको क्या करना है, देखो इसमें क्या देंगे, इसका दो तरीका है। पहला तो डायरेक्ट आपको रिलेशन पता है कि Q होता है P का इनवर्स, तो आपने जैसे P निकाला ना, इसका इनवर्स डायरेक्टली फाइंड कर दो, Q मिल जाएगा। दूसरा तरीका सेम हुबहू जैसे P निकाले थे, सेम प्रोसेस। यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ जाना है, S से E पे जाना है, S से E पे जाना है। मतलब ये कि E के हर वेक्टर को, E सेट में से हर वेक्टर को आप S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख दीजिए। मतलब आप लिखेंगे E1 को U1 U2 U3 के कॉम्बिनेशन में, E2 को U1 U2 U3 के कॉम्बिनेशन में, E3 को U1 U2 U3 के कॉम्बिनेशन में, जैसा किए थे। जब आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। तो इस इक्वेशन से आपको पता है ना क्या करते हैं, इस इक्वेशन से तो निकालते हैं ना, तो बन गया आपका ये क्यूब क्या बन जाएगा,
-2 और -1 कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिख दिया। फिर ये आपका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या, u1 -2 फिर 1 और 0, और थर्ड वन हो जाएगा 3 -2 और 1, 3 -2 और 1। ठीक है, तो आप ये मेथड फॉलो करिए या ये मेथड फॉलो करिए, दोनों ही आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप समझ में आएगा कि इस तरह का प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। अगला लिखिए। अगला टॉपिक है हमारे पास सिमिलैरिटी। कब हम बोलेंगे कि कोई दो मैट्रिक्स सिमिलर है? सिंपल सा चीज़ है, जैसे मान लो A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यही कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नहीं। A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस फॉर विच देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P। एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मान लो कोई P है, इन्वर्टिबल मतलब जिसका आप इन्वर्स निकाल सकते हो, सच दैट अगर B इज इक्वल टू P इनवर्स AP, अगर ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर दे रहा है ना, कोई भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर दे रहा है, तब इस केस में हम बोलेंगे क्या कि जो B मैट्रिक्स है ये A के सिमिलर है। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है सिमिलर। तो इसलिए A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के कब सिमिलर होता है? जब कोई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है और इस तरह का रिलेशन कुछ फॉलो होता है। या तो आप बोल सकते हैं B इज सेड टू बी सिमिलर टू A, या फिर आप बोल सकते हैं B इज सेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम A बाय अ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब A मैट्रिक्स पे आपने कुछ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया और आपको B मैट्रिक्स मिल गया। खत्म, चैप्टर खत्म, सब खत्म। लीनियर मैट्रिसेस और मैपिंग्स, सॉरी लीनियर क्या था, लीनियर मैपिंग्स एंड मैट्रिसेस। हाँ, लीनियर मैपिंग्स एंड मैट्रिसेस का जो चैप्टर है पूरी तरह से हो गया है समाप्त। ठीक है, इसके बाद वाला चैप्टर से आपको क्विक रिविजन्स वगैरह होंगे जो आपने 12th वगैरह में सब पढ़े हैं, आइगन वैल्यूज वेक्टर्स। अगर पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो जो जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उसके लिए सिर्फ रिवीजन क्लास होगा, मतलब एक तरह का रिवीजन ही है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वो सब पढ़ के रखते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फ्लो में चल रहा है लेक्चर। आने वाले कुछ लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मैं नंबर नहीं दे सकता कितने लेक्चर में एंड होने वाला है, बट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है आपका पूरी तरह से लीनियर अलजेब्रा। मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लेक्चर्स बन जाएंगे। मैंने पहले तो सोचा था कि अच्छा ठीक है, बहुत छोटा है, इजी है, लेकिन जब स्टार्ट किया था तो सीरियसली मेरे को लगा कि नहीं, स्किप करके चलूँगा तो फिर नुकसान हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स का। तो बेटर है जितना मर्जी लेक्चर लग जाए, बनाना है मुझे पूरा डिटेल में, कॉम्प्रिहेंसिव में। थे 4-5 चुन्नू मुन्नू थे जो बोल रहे थे नहीं सर उड़ा दो प्लीज़, इतना फास्ट पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो सर, कुछ भी पढ़ा दो, और इतना डिटेल जानने का ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ चुन्नू मुन्नू थोड़ा खिसक लें ना, हम वैसे उड़ा के नहीं पढ़ा सकते। पढ़ा रहे हैं, एक ही बार पढ़ा रहे हैं, मेरा एक ही कोर्स होगा लीनियर अलजेब्रा का, जन्मांतर रहेगा इस चैनल पे, अगर चैनल हैक ना हुआ तो। ठीक है, वैसे मैं सब इंतजाम करके रखा हुआ है, हैक भी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो एजुकेशन माफियाज हैं इधर उधर करने के लिए, उससे बड़ा माफिया हम हैं, सबका इंतजाम करके रखा हुआ है। ठीक है, जो एक होता है ना कि मतलब एक अभियान या रिवॉल्यूशन, एजुकेशन को हर जगह पहुंचाना, हम तो पहुंचा देंगे कैसे भी, जैसे भी हो, जितना मर्जी जो भी कर ले। ठीक है, तो बस आपका लेक्चर खत्म होने वाला है, कुछ पेशेंस और बरकरार रखिए। लेक्चर सीरीज वाला आपका प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देंगे लीनियर अलजेब्रा का। आपका PYQs अपलोड होते रहेंगे वगैरह इस तरह से। ठीक है, तो थक चुका हूँ मैं बहुत पूरी तरह से। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।